जय हिंद दोस्तों। 2026 प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बहुत बातें हो गई। कैसे यूपीएससी ने एब्रप्ट क्वेश्चन पूछे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी टिपिकल थे और जो स्टैंडर्ड सोर्सेज बच्चे फॉलो करते हैं काफी क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं भी लग रहे थे। लेकिन दैट इज ऑल इन द पास्ट नाउ। यू विल हैव टू मूव अहेड और आपको 2027 की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका 2026 प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया तो भी आपको 27 के लिए तैयारी करनी है। और वो बच्चे जो 2027 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, आपको भी कुछ बातों का ख्याल रखना है। स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपकी जो रिसोर्सेज हैं जिन पर आप रिलाय करते थे, क्या उनको भी चेंज करना पड़ेगा इस करंट पैटर्न को देखते हुए? तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली बदलाव कहां पर लेकर आना है, चेंजेस कहां पर होने चाहिए और इसके साथ साथ कौन सी सोर्सेज ऐसी हैं जो आपको रेफर करनी है। यहां पर मैं तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाला हूं। एक है आपकी रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अब रिसोर्सेज को लेकर एक कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए गए ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन काफी कम आए। सो 2027 के लिए क्या उन्हीं सोर्सेज के ऊपर रिलाय करना है? इसके साथ साथ सिलेबस कवरेज, बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे होते हैं सिलेबस के जिसको हम इक्वल वैल्यू नहीं देते। और सिर्फ आप ही नहीं, हम भी एज गाइड्स, एज मेंटर्स उन एरियाज को शायद इग्नोर कर रहे थे अभी तक, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न में यूपीएससी ने भी उन्हें इग्नोर छोड़ा था। तो क्या 2027 में अब वक्त आ गया है कि हमें उनकी तरफ देखना पड़ेगा? इसके साथ साथ एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, क्या एग्जाम हॉल में हम खुद को काम रख पाए, कंपोज रख पाए, या वहां पर हमसे सिली मिस्टेक्स हुई क्योंकि पेपर में एब्रप्ट क्वेश्चंस थे, पेपर डिफिकल्ट था, हैंडल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से नर्वसनेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम शायद करेक्ट कर सकते थे, हम उन पर भी ध्यान नहीं दे पाए, हम उन पर भी फोकस नहीं कर पाए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं रिसोर्सेज को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा डाउट है जो बच्चों को, वो रिसोर्सेज को लेकर ही है। अब अगर मैं बात करता हूं 5 बड़े सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स में हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और इसके अलावा साइंस आ जाता है। तो क्या हमें हमारी जो रिसोर्सेज है उनको चेंज करना चाहिए? जैसे अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए हम रिलाय करते थे 11th और 12th की एनसीईआरटीज के ऊपर, एनसीईआरटीज के साथ साथ तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक्स इनके ऊपर, और इसके साथ साथ आपकी स्पेक्ट्रम, इसके ऊपर हम रिलाय करते थे। सो इज इट टाइम कि हमें इनसे मूव ऑन करना चाहिए, कुछ और रिसोर्सेज उनको पढ़ना चाहिए? सो हिस्ट्री के लिए मैं ये कहूंगा नहीं। आपको ये रियलाइज करना है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो आपकी स्टैंडर्ड सोर्सेज से आप कर सकते थे, जिसमें हमारी ओल्ड एनसीईआरटी शामिल है और इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम शामिल है। स्पेक्ट्रम नहीं तो बिपिन चंद्रा बच्चे पढ़ लेते, यही रिसोर्सेज है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन टैकल हो सकते थे इन रिसोर्सेज। प्रॉब्लम आई थी एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो काफी अब्रप्ट थे, काफी मुश्किल थे, और वो स्टैंडर्ड सोर्सेज से सारे क्वेश्चन हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कोई और रिसोर्सेज रेफर करनी चाहिए? आई वुड रिकमेंड नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट बना रहा है यूपीएससी में जहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टैकल हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एब्रप्ट होते हैं। वो इस बार नहीं, वो पहले भी हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि इस बार आपके पास और स्कोप नहीं था कि उन क्वेश्चंस को छोड़कर आप बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते, क्योंकि स्टैटिक्स से क्वेश्चन पेपर कम बनता इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कोई भी रैंडम सोर्स उठा लेंगे और उसको रीड करने लग जाएंगे, उसको पढ़ने लग जाएंगे, उसको मगअप करेंगे, याद करेंगे। नहीं, आप अपनी स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही पढ़िए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको 2026 के प्रीलिम्स को इंक्लूड करते हुए जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज में जो टॉपिक्स कवर किए हैं उन टॉपिक्स को कवर करना है। सो रादर देन रीडिंग एनी XYZ रैंडम सोर्स, ज्यादा अच्छा है कि आप हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को पिक कीजिए और एंशिएंट हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया आप उनको रीड कर लीजिए। इसमें आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे गूगल पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे बहुत सारी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहां पर उन टॉपिक्स के बारे में दिया। मेक श्योर कि आप अपने कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है, टॉपिक्स को ना छोड़ें।
क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही हुई थी सिलेबस कवरेज की, जिस पर अभी हम आएंगे। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए हम रिलाय करते हैं हमारी एनसीईआरटीज पर, और एनसीईआरटी के अलावा हम रिलाय करते हैं जीसी लियोंग, ये बुक, ठीक है। या फिर इसके अलावा और भी बुक्स है, सविंदर सिंह है, माजिद हुसैन है, उस पर बच्चे रिलाय करते हैं। कुछ बच्चे महेश कुमार बर्णवाल हिंदी में आती है उसको रीड करते हैं। सो क्या इन्हें चेंज करना? इन्हें भी चेंज नहीं करना। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो टैकल हो रहे थे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, स्टैंडर्ड बुक से आप उन्हें अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डिफिकल्टी आई, जैसे अंडमान और निकोबार के क्लाइमेट के बारे में पूछ ले, लेकिन वहां एलिमिनेशन टेक्निक लग रही थी तो वो वर्क कर जाती। सो ज्योग्राफी के लिए भी वही स्टैंडर्ड सोर्स। सिमिलरली पॉलिटी के क्वेश्चन टिपिकल हो गए, लेकिन वो क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हुए क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया, इसलिए वो डिफिकल्ट लगे। डज दैट मीन कि आप आपकी स्टैंडर्ड बुक्स को रिप्लेस कर देंगे? नहीं, वही क्लास 11th की एनसीईआरटी आपको रेफर करनी है, और इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत, इन्हीं बुक्स को आपको रेफर करना है। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि अब आप सिर्फ फैक्ट्स को याद करने के लिए मत पढ़े कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा है बस उसे याद कर लिया, आर्टिकल 19 में क्या लिखा है याद कर लिया, नहीं। अंडरस्टैंड द बेसिक, अंडरस्टैंड द क्रक्स। और इसी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए मेंटोरशिप का बैच मैंने लॉन्च किया है। जो बच्चे मेंटोरशिप में जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर वीकली टारगेट्स के साथ साथ कैसे प्रीलिम्स को टैकल करना है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर यू आर ऑल ऑन योर ओन। हम कितना भी आपको यहाँ से समझा के क्यों ना भेजे, अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में आप ही हैं और आपको ही खुद उस पेपर को टैकल करना है। वहां पर बैठकर डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा। उसके लिए भी मेंटली आपको थोड़ा ट्रेन होना पड़ेगा। इस साल ये बात ऑब्जर्व की है। इसके साथ साथ आगे चलकर जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, एस्से राइटिंग करेंगे, उसमें आपकी हेल्प, तो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और द्रोणाचार्य मेंटोरशिप का प्रोग्राम वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से उसमें इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो, अभी मैं आपको बता दूंगा नंबर, वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद कैसे इनरोल करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। सो पॉलिटी में 11th की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत यही आपको रेफर कर दिया, लेकिन अच्छे से पढ़ना। फोकस कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में, फोकस कीजिए कि आप गहराई से जाएं और चीजों को समझे रादर देन जस्ट मगिंग ऑफ फैक्ट्स। इस बार यही हुआ है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमी की बुक आती है, आपको वो मैक्रो इकोनॉमी की बुक पढ़नी है। और मैक्रो इकोनॉमी की बुक के साथ साथ आप रमेश सिंह बुक है उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर नितिन सिंघानिया है उसको रेफर कर सकते हैं, या कोई और बुक जो आप रेफर कर रहे हो आप उसके साथ स्टिक कर सकते हो। मेक श्योर इट इज अ स्टैंडर्ड सोर्स। स्टैंडर्ड सोर्सेज में सबसे ज्यादा रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया को ही कोट किया जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब क्या है कि पूरी नहीं पढ़नी है आपको बुक्स। पूरी नहीं पढ़ने से मेरा मतलब ये, इनमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दिया। सबसे पहले आप क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमी की बुक को फिनिश करो, इससे आप इकोनॉमी के बारे में सीखोगे, मैक्रो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स आप सीखोगे, नेशनल इनकम क्या होती है वो सीखोगे, वो सारी चीजें आपको पता लग जाए, ठीक है। उसके बाद आप इन बुक्स की तरफ मूव कर सकते हो। बट अगेन एज आई सेड, आपको इसके कोर पे फोकस करना है, कंप्लीट बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। कोर क्या है? कोर है वो एरियाज जहां पर यूपीएससी फोकस करते हैं, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो, आरबीआई हो गया। इसके साथ साथ आपकी आज की तारीख में अगर आप देखो फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें शेयर मार्केट भी आ जाती है, उस पर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन एरियाज पर फोकस करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। देन इन्वायरमेंट में आप शंकर आईएएस के नोट्स रेफर कर सकते हो, या फिर कोई और स्टैंडर्ड सोर्स, आप पीएमएफ उसको रेफर करना चाहते हैं आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। सोर्स यही रहेगी, रिसोर्सेज यही रहेंगी, इनको चेंज नहीं करना है। अगर आपके माइंड में डाउट है कि नहीं हमें रिसोर्सेज को चेंज कर लेना है, यू डू नॉट हैव टू चेंज योर रिसोर्सेज, आपको इन्हीं को स्टिक करना। इसके साथ साथ आपको यह मेक श्योर करना है कि अगर आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2026 वाला आपने अटेम्प्ट दिया था, तो आपको रिवीजन पे फोकस करना, और रिवीजन के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स। अब डेली करंट अफेयर्स को लेकर भी एक छोटा सा बैच मैंने लॉन्च किया, 499 रुपीज प्राइस रखा है। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में कवर करा रहा हूँ, हर महीने 499 रुपए देकर आप इनरोल कर सकते हैं और तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। अभी उसके बारे में भी मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो हो गई रिसोर्सेज जिन पर आपको रिलाय करना है। और अगर आप अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं,
और आपने यही रिसोर्सेज रेफर की थी, तो डाइग्रेस मत कीजिए, मत सोचिए कि यार इन रिसोर्सेज से नहीं आया, चलो कुछ और उठा लेता हूं। नहीं, पिछले 12-15 साल में अगर आप यूपीएससी के पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो हर तीसरे चौथे साल आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यूपीएससी कुछ ना कुछ नया सरप्राइज लेकर आती है। 2023 में हुआ था, 2026 में हुआ, इससे पहले भी देखने को मिला। दैट डज नॉट मीन कि हमें रिसोर्सेज को वेव ऑफ कर देना कि नहीं ये रिसोर्सेज काम की नहीं है। पेपर अगर स्टैटिक सिलेबस से बनता है तो इन्हीं रिसोर्सेज से कहीं ना कहीं बनेगा। अगर वो करंट अफेयर्स से बना रहे हैं, देन मैंने बता दिया आपको डेली करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे, जिसमें आप द हिंदू पे फोकस कीजिए और पीआईबी। इनफैक्ट द हिंदू और पीआईबी में अगर आप द हिंदू पर भी फोकस कर लेते हो तो भी वो सफिशिएंट है, क्योंकि पीआईबी में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो द हिंदू में कवर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआईबी में आ रही है। ये जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं आपके, ये भी रिसोर्सेज कवर करके ही न्यूज आर्टिकल्स लेकर आते हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन गहराई से जाकर पढ़ो, डिटेल में जाकर पढ़ो। मैं यूट्यूब पे सेशंस ले रहा हूं, मैं वहां पर बच्चों को समझा भी रहा हूं कितनी गहराई में जाकर पढ़ना है, आप वो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो उस पर फोकस करो। ठीक है, रिसोर्सेज वही रहने वाली है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कवरेज ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस कवर करना ये इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए, क्या कोई ऐसा एस्पेक्ट है, कोई ऐसा एरिया है अपने सिलेबस का जो आपने छोड़ दिया था? जैसे ज्यादातर बच्चे एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री का जो सेगमेंट होता है उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो नहीं करना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम सब सब्जेक्ट को कवर करें, इक्वल वेटेज देकर कवर करें, इक्वल टाइम इन्वेस्ट करें और उन्हें कवर करें। ठीक है, तो यहां पर सिलेबस कवरेज की जब बात आएगी, मेक श्योर कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सब टॉपिक्स को कवर करो, सिलेबस को कवर करो। और सिलेबस में एक चीज याद रखना, आप अपने सिलेबस को माइक्रो थीम्स या माइक्रो टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स जो हैं उसमें डिवाइड करो। मेक श्योर कि आप अपने सिलेबस को माइक्रो थीम्स में डिवाइड करो और इन माइक्रो टॉपिक्स, इनके बेसिस पर अपनी तैयारी आगे बढ़ाओ। जैसे माइक्रो थीम से मेरा मतलब क्या, जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो प्रीएम्बल हो, इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी, ये है माइक्रो थीम्स। हर सब्जेक्ट की माइक्रो थीम्स आपको पता होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट को माइक्रो थीम्स में डिवाइड कर लो और एक एक माइक्रो थीम को टाइम दो, अच्छे से इन्वेस्ट करो टाइम और कवर करो। अगर नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला। सिलेबस के किसी भी हिस्से को हम नहीं छोड़ सकते। एक बार आपको माइक्रो थीम्स का आइडिया हो जाता है तो आपके लिए करंट अफेयर कवर करना भी आसान होता है, बिकॉज आप रियलाइज कर लेते हैं कि यार क्या पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हैं, आप रियलाइज कर लेते हैं, आप कनेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आई है तो गवर्नर मेरे सिलेबस का पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। मेक श्योर ऑफ दैट कि आप कंप्लीटली कवर करें। ठीक है, माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड कर लो। माइक्रो थीम्स मैंने प्रोवाइड भी किए हैं, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लास्टली, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई वो थी योर एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। और इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए यहां ये पर्सनलाइज मेंटोरशिप है। पर्सनलाइज मेंटोरशिप मतलब मैं आपसे कनेक्ट करूंगा डायरेक्ट, और कैसे तैयारी करनी है, किन एरियाज पर फोकस करना है, कितना फोकस करना है, किन रिसोर्सेज को पढ़ना है, वो सारी चीजें 1-to-1 हमारे बीच में डिस्कस हो। ठीक है, आप फोन पर, मोबाइल पर, जूम कॉल के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम आपकी तैयारी में जितने ड्रॉबैक्स हैं, जितनी वीकनेस हैं, जितनी कमियां हैं, उन सबको रिमूव करें, सो दैट वी आर एबल टू क्रैक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। वो कर, और इसीलिए मैंने पर्सनलाइज रखी है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठा लूंगा और उसके बाद बात करूंगा, नहीं, मैं 1-to-1 बात करना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी में कहाँ वीकनेस रही, कहाँ मिस्टेक्स हुई आपसे, कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी ये बहुत जरूरी है। होता क्या है, बच्चे तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एग्जाम में जाते हैं, कई बार पेपर जैसे भी 2026 में आया, बड़ा एब्रप्ट सा आ गया। अब वहां पर एकदम से कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, गिर जाता है, और वहां खुद को उठाना फिर वो मुश्किल लगने लग जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंड। याद रखिए कि अगर आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं तो वहां पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। डू नॉट पैनिक, मत कीजिए पैनिक। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है ना, केवल आपके लिए तो नहीं। और अगर आपने सब कुछ ही कवर कर लिया, आपने सब कुछ कवर किया, उन्हीं स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ा जो सब पढ़ रहे, तो फिर पैनिक क्यों करना? अगर वो मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, कट ऑफ नीचे आएगी, आप तब भी उसे बीट कर सकते हो। आपको ये याद रखना है कि भाई मुझे पैनिक बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात, मुझे ये गेज करना है, मुझे देखना है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या है,
इज इट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर लाइक 2026? डिफिकल्ट पेपर क्या? जहां पर एब्रप्ट क्वेश्चन आ जाए, समझ में ही ना आ रहा हो कि भैया कहां से उठा लिया इन्होंने क्वेश्चन, जहां पर पेपर बहुत लेंदी है, क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, तो अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा है आपको, यही तो है ना डिफिकल्ट पेपर। एब्रप्ट क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर होना चाहिए, इसके साथ साथ पेपर इतना लेंदी बना दिया कि पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए। यहां समझ जाओ एग्जाम हॉल में कि भाई ये पेपर उस टाइप का है तो कट ऑफ नीचे, और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर पेपर इजी लग रहा है, इजी पेपर क्या, जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड उन रिसोर्सेज से क्वेश्चन आ गए जो आपने पढ़ी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है, सीधा आंसर करना है बस आपको, तो वहां पर कट ऑफ उठेगी। तो वहां पर 75, 80, 85 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन इफ इट इज अ डिफिकल्ट पेपर, तो हम 60, 65 क्वेश्चन तक भी अगर अटेम्प्ट करते हैं, वी विल बी एबल टू क्रैक इट। वो डिसीजन वहीं बैठकर होगा, वो यहां से नहीं हो सकता, वो वहीं बैठकर होगा। यही मैं पूरे साल जब सेशन लेता रहा, मैं बच्चों को समझाता रहा कि ये देखना कि वो पेपर कैसा है। इफ इट इज अ डिफिकल्ट पेपर, तो कम कर लेना अटेम्प्ट, लेकिन वहां जाके फिर वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पैनिक नहीं करना, डिफिकल्टी लेवल को गेज करना है, और जो भी आप सीख कर जाते हो, जो भी आप ट्रिक्स, जो भी आप टेक्निक सीख कर जाते हो, वो उसी दिन के लिए सीख कर जाते हो। आपको उस दिन वो अप्लाई करनी है, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा जब आप रिसोर्स कवर कर रहे हो, सिलेबस कवर कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करोगे। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, फोकस ऑन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा करंट ट्रेंड, करंट पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना बेटर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। सो मेक श्योर कि करंट पैटर्न के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। हाँ, धीरे धीरे करके ये क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। मैं जब लाइव सेशन लेता था, मैं डेली कोशिश करता था कि जो लेटेस्ट यूपीएससी के पैटर्न है उस पर क्वेश्चन रखूं, उस पर क्वेश्चन बनाऊं। सो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। समझ गए मेरी बात? हैविंग सेड दैट, जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। दूसरी बात, मैं एक बार आपको वेबसाइट पर ले जाके बता भी देता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर जाओ, टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स अप, वेबसाइट आपके सामने। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन कर लोगे, तो लॉग इन करने के बाद आर कोर्सेज का सेक्शन है, यहाँ चले जाना। जब आप आर कोर्सेज के सेक्शन पर आ जाओगे, तो सबसे पहले फाउंडेशन की क्लासेस, अगर आपको कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है मुझसे, तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने अवेलेबल करा दी। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सब अवेलेबल। और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, प्री मेंस सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। इसमें डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको बैच में एडमिशन लेना। प्रीलिम्स, मेंस, सीसैट सारी क्लासेस अवेलेबल है। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर की लाइव क्लास भी मेरे साथ आपकी होगी। इसके साथ साथ ये रहा हमारा मेंटोरशिप का प्रोग्राम द्रोणाचार्य। जैसा मैंने कहा, मैं ही आपको मेंटोर करने वाला हूँ, मेरे साथ ही आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे, और 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में मेंटोरशिप हो रही है, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी आपकी और मेरी। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स है तैयारी को लेकर, उनको एड्रेस करेंगे। वीकली टारगेट सेट करेंगे। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी में भी आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसमें आपकी जो पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी है उसको मर्ज करके ही हम आगे बढ़ेंगे। सो इसीलिए मैंने कहा 1-to-1 है, जिससे आपके साथ डिस्कशन हो पाए, आपको गाइड कर पाऊँ, और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। कभी भी कोई डाउट आता है, मुझे रीच आउट कर सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम टैकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अदरवाइज, जैसा मैंने कहा कि 27-28 के फाउंडेशन बैचेस यहाँ पर है। फाउंडेशन बैचेस के साथ मेंटोरशिप चाहिए, तो वो भी मैंने मर्ज कर दिया, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, कोई डाउट आता है, कोई सवाल आता है, तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ चले जाना। ये नंबर दिया गया, इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना। जो भी आपका डाउट है, जो भी सवाल है, उसका जवाब आप तक पहुंच जाएगा, आपको मिल जाएगा, चिंता करने की। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि जब तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो, मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को एक राइट डायरेक्शन में लगाओ। ये मत सोचो कि 2026 का पेपर एब्रप्ट आया, पता नहीं क्या हो गया। इस पेपर में भी अगर आप 65, 70, 75 स्कोर कर रहे हो, 75 जो स्कोर कर रहा है आपके, तो बहुत हाई चांसेस है कि शायद इस बार आपको मेंस की कॉल आ जाए। तो अगर आपने 70 ऑड मार्क्स स्कोर किया ना, आपने खराब नहीं किया है, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया। लेकिन अभी आपकी तैयारी में कुछ वीकनेस, कुछ कमियां हैं, उसको हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, हमें मेंस पे भी फोकस करना। तो अभी जो हमारा समय है ना, इसमें हम मेंस पर भी फोकस करेंगे, जिससे नेक्स्ट ईयर हम उस एग्जाम को
कंप्लीटली टैकल कर पाए। ऐसा ना हो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस में जाकर रुक गए, नहीं, वी हैव टू मेक श्योर प्री और मेंस दोनों हमारा बढ़िया तरीके से कवर। ऑलराइट, चलिए मुलाकात होती है आपसे मेंटरशिप। थैंक यू, जय हिंद।